11th मई 2025 और यूनिट 2 का एग्जाम है 2-3 दिन बाद। तो हम हर टॉपिक को तेजी के साथ रिवीजन कर रहे हैं ताकि आप एक फॉर्मूला शीट अच्छी सी बना सकें और उसी को फिर एग्जाम के लिए यूज कर सकें। तो चलिए जनाब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। एट एक्सेल फिजिक्स में सबसे पहला टॉपिक आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो किसी भी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडम डायरेक्शन में भाग रहे होते हैं अगर उसको किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया हो। बट इफ यू कनेक्ट अ बैटरी और अ सेल देन दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिगिन टू फ्लो इन वन डायरेक्शन। और इलेक्ट्रॉन्स का वन डायरेक्शन में फ्लो करना इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन का नाम लिए बगैर हम डेफिनेशन याद कराते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हमें पता है कि ओरिजिनली इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं पर इलेक्ट्रॉन का लफ्ज इस्तेमाल करने के बजाय बोलेंगे कि इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अच्छा, इस रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को करंट का नाम देते हैं। करंट को आई से डिनोट करते हैं। रेट का मतलब होता है हमेशा टाइम से डिवाइड करना। चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं। तो बेसिक फॉर्मूला हो गया क्यू अपॉन टी। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो कभी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना हो तो हमेशा क्यू की जगह एन ई लिखवा देते हैं। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ई का मतलब होता है एलिमेंट्री चार्ज। और यूजुअली हम इसको इलेक्ट्रॉन का चार्ज बोल लेते हैं बट एक्चुअली इट इज एलिमेंट्री चार्ज। तो ये जो एन यहां पर मैंने कैपिटल एन लिखा है, ये कैपिटल एन रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। करंट का फ्लो भी हम लोग उल्टा पढ़ाते हैं और कहते हैं जनाब कि करंट फ्लो कर रहा है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ एंड इट इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। तो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ली जाती है। करंट की यूनिट एम्पेयर होती है। करंट को मेजर करने के लिए एम्पेयर मीटर यानी एम मीटर यूज किया जाता है। तो ये तो हो गई आज की क्लास की पहली बात। अब करते हैं दूसरी बात। कहते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं, सर अब ये इलेक्ट्रॉन भागते हैं तो इनके भागने की कोई वेलोसिटी होती होगी। उस वेलोसिटी को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये भी याद रखिएगा कि तमाम इलेक्ट्रॉन्स की भागने की या ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक जैसी नहीं होती। इसीलिए हम जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालते हैं वो असल में मीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। इस मीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वो फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू एन ए वी और ई। और इसमें ये जो v है यही v दर हकीकत ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ पे जो कैपिटल ए है, सर ये ए वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है जो अगर रेडियस दिया हो तो पाई आर स्क्वायर होता है और अगर डायमीटर दिया हो तो पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 होता है। ई एलिमेंट्री चार्ज है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। एन क्या चीज है? तो भाई जो स्मॉल एन है इस स्मॉल एन का नाम होता है नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर। नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर। और इस नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर का फॉर्मूला होता है किसी वायर में मौजूद टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि कैपिटल एन से डिनोट किया हुआ है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। number of electrons per unit volume, number of electrons per unit volume, it is called number density of charge carrier या number density of electrons। इसकी यूनिट क्या होती है? तो नंबर की तो कोई यूनिट नहीं होती। तो नंबर की कोई यूनिट नहीं होगी पर डिनोमिनेटर में वॉल्यूम लिखा हुआ है तो वॉल्यूम की वजह से इसकी यूनिट पर मीटर क्यूब भी हो सकती है और पर सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकती है। सर इसकी वैल्यू किस चीज पे डिपेंड करती है? तो याद रखिएगा इसकी वैल्यू डिपेंड करती है नेचर ऑफ
मटीरियल पर, मतलब कोई मटीरियल जितना अच्छा कंडक्टर होगा, जैसे अगर मैं कॉपर की बात करूं तो कॉपर इज अ गुड कंडक्टर, तो एन की वैल्यू कॉपर के लिए बहुत अच्छी होगी, बड़ी वैल्यू होगी। लेकिन कॉपर के कंपैरेटिवली आयरन इज नॉट अ गुड कंडक्टर। अगर कंपेयर करें कॉपर से तो उसमें नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर की वैल्यू कम होगी। तो एन की वैल्यू जो होती है वो मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करती है। और अभी जब हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे तो क्वेश्चन में जगह जगह वो आपसे कहेंगे कि पहला वायर है ये कॉपर का है वगैरह वगैरह, फिर दूसरा वायर है ये भी कॉपर का है। तो जैसे ही हमने नाम सुना कि दूसरा वायर भी कॉपर का है तो मैं समझ गया कि दोनों वायर्स के लिए एन की वैल्यू सेम होगी। और जो वैल्यू सेम होती है तो यूजुअली दो चीजों को कंपेयर करते वक्त जो चीज सेम होती है उसे हम काट के उसकी जगह वन लिख देते हैं। तो ये वाली टेक्निक भी जहन में रखिएगा कि अगर आप दो वायर्स को कंपेयर कर रहे हो और दोनों वायर सेम मटेरियल के बने हुए हैं तो नंबर डेंसिटी दोनों में सेम होगी, तो वहां पर हम दोनों को कट करके उसकी जगह वन लिख देते हैं। तो ये बात भी जहन में रखेंगे। ये मैंने काफी लंबी गुफ्तगू कर ली इस एन के ऊपर। एरिया बता चुका हूं, पाई आर स्क्वायर या पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 है। ई सर कांस्टेंट है। आई अभी आपको मैंने बताया इलेक्ट्रिक करंट है, और इलेक्ट्रिक करंट के लिए फार्मूला भी अभी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। अच्छा जी, अब इसके क्वेश्चन करेंगे लेकिन पहले बेस बना लें, और जब बेस बन जाएगी तो फिर टॉपिक पे आगे चलेंगे। तो दूसरा टॉपिक हमने आपको पढ़ा दिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब आ जाइए जनाब तीसरे टॉपिक पे। और तीसरा टॉपिक जनाब ये है कि व्हाट इज रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। व्हाट इज रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। देखिए जब किसी वायर से करंट पास करते हो तो वायर पानी के पाइप की तरह अंदर से हॉलो नहीं होता, अंदर से खाली नहीं होता। सर उसमें एटम एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड होते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ये पार्टिकल्स, ये एटम हर वक्त वाइब्रेशन कर रहे होते हैं। सॉलिड के एटम है अपनी जगह तो नहीं छोड़ेंगे, अपनी जगह पर रहते हुए हर वक्त वाइब्रेशन कर रहे होते हैं। और वाइब्रेशन करने का मतलब इनके दरमियान से गुजरने की पॉसिबिलिटी है। तो जब कभी करंट फ्लो करता है, जब कभी इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने में जो अपोजिशन मिलती है, अपोजिशन टू दी फ्लो ऑफ करंट, अपोजिशन टू दी फ्लो ऑफ करंट, करंट के फ्लो को जो अपोजिशन मिलती है इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए क्या करते हैं, तो हमारे पास ओम मीटर होता है, उससे मेजरमेंट ले सकते हैं। लेकिन यूजुअली हम लोग ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं कि उसके ऊपर वोल्टेज अप्लाई करेंगे, उसका करंट नोट करेंगे। वोल्टेज और करंट का जो रेशो होगा ये हमें रेजिस्टेंस बता देगा। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम्स होती है और इसे इस वाले सिंबल से डिनोट करते हैं। सर ये जो रेजिस्टेंस होती है, सर ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो सर रेजिस्टेंस जो है, जी बेटा बोलिए। ठीक है बेटा, अभी मैं आपको ये वाला सवाल इसका प्रॉपर आंसर करता हूँ, ठीक है। अच्छा बेटा, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन के बाद चौथी बात पर आ रही है कि रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो जनाब रेजिस्टेंस जो है वो फोर फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फोर फैक्टर्स में सबसे पहली बात, अब ये भी हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करती है। कॉपर एक अच्छा कंडक्टर है तो उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, और आयरन इसके मुकाबले में एक बुरा कंडक्टर है तो उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। तो रेजिस्टेंस मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस वायर की लेंथ पे डिपेंड करती है। जितना लंबा तार होगा उसमें उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी। रेजिस्टेंस वायर की थिकनेस पे डिपेंड करती है। जितनी ज्यादा थिकनेस होगी, जितना ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, रेजिस्टेंस उतनी कम हो जाएगी। और रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। ऑल दो के टेम्परेचर के साथ रिलेशन आपको नजर नहीं आएगा आपके कोर्स में, लेकिन टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। फॉर्मूला क्या है,
सर फॉर्मूला है आर इज इक्वल्स टू रॉ लेंथ ओवर एरिया। आर इज इक्वल्स टू रॉ लेंथ ओवर एरिया। और अभी मैंने बताया कि इसके अंदर ये जो टर्म रॉ है, इस रॉ का नाम है रेजिस्टिविटी। और लीना यूजुअली रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों को मिक्सअप कर देती हैं। तो बेटा मैं थोड़ा सा आपको स्पेशली समझाना चाहूंगा कि रेजिस्टिविटी हम यूं डिफाइन करते हैं कि कोई ऐसा वायर लीजिए कि उस वायर की लेंथ होना चाहिए 1 मीटर और उसका एरिया होना चाहिए 1 मीटर स्क्वायर। तो अब उसकी जो रेजिस्टेंस होगी ना, उसका नाम होगा रेजिस्टिविटी। और अगर वायर की लेंथ 1 मीटर के अलावा कुछ भी है, एरिया 1 मीटर स्क्वायर के अलावा कुछ भी है, तो अब उसकी जो रेजिस्टेंस होती है उसका कोई खास नाम नहीं होता। तो रेजिस्टिविटी के लिए कंडीशन है कि वायर की यूनिट लेंथ होना चाहिए, यूनिट एरिया होना चाहिए। तो जो रेजिस्टेंस होगी इट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। और भाई रेजिस्टिविटी हमें यह बताती है कि कौन सा मटेरियल अच्छा कंडक्टर है, कौन सा मटेरियल बुरा कंडक्टर है। तो रेजिस्टिविटी के लिए कंडीशन है लेंथ और एरिया का यूनिट होना। अच्छा चले जनाब, जो काम की बात है थोड़ा और आगे चले। इन क्वेश्चंस में भी जगह जगह ऐसा होने वाला है कि आपसे कहेंगे हमारे पास एक पहला वायर है, उसके बारे में ये बातें हैं और वो कॉपर का है। दूसरा वायर है, उसके बारे में ये बातें हैं पर वो भी कॉपर का है। जैसे ही मैंने नाम सुना दोनों वायर कॉपर के हैं और मैं दोनों को कंपेयर करने जा रहा हूं, तो उस कंडीशन में भी मैं रेजिस्टिविटी को कट करके उसकी जगह 1 लिख दूंगा। क्योंकि जब कभी हम दो वायर्स को कंपेयर करते तो अगर मटेरियल सेम हो तो सेम मटेरियल होने पर, जिस तरह ऊपर मैंने कहा था कि हम नंबर डेंसिटी को 1 बना देते, बिल्कुल इसी तरह रेजिस्टिविटी को भी 1 बना देते। एरिया भी आपको बता चुका हूं, पाई आर स्क्वायर होता है या पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 होता है। तो ये रेजिस्टिविटी के बारे में हमने थोड़ी सी बातें कर ली। अब बताइए टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर का कोई फॉर्मूला आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन आपको ये बात पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस जो है ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। जितना हाई टेम्परेचर होता है रेजिस्टेंस उतनी हाई हो जाती है। ठीक है जनाब। तो कोई भी आपके पास मेटल का कंडक्टर हो, तो मेटल के कंडक्टर में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसमें जो उसके अंदर पॉजिटिव आइंस होते हैं मेटल के अंदर, आपको पता है इलेक्ट्रॉन निकल के भाग गए तो जो एटम है वो बन गया पॉजिटिवली आइन। तो पॉजिटिव आइंस क्रिस्टलाइन लैटिक्स के अंदर फिक्स हुए हुए होते हैं। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उनकी वाइब्रेशन बढ़ जाती है। जब वाइब्रेशन बढ़ती है तो उनके दरमियान से गुजरना मुश्किल हो जाता है। टेम्परेचर कम होगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। लेकिन इसका कोई फॉर्मूला आपके कोर्स में नहीं है। लेकिन एक बड़ी अजीब सी बात है कि एक और मटेरियल होता है जिसको हम लोग कहते हैं थर्मिस्टर। सर थर्मिस्टर का बिहेवियर, रेजिस्टेंस का बिहेवियर टेम्परेचर के साथ इनवर्स है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं कह रहा, इनवर्स है। जितना टेम्परेचर कम होगा रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा हो जाएगी, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। रीजन हमने आपको पढ़ाई भी है कि जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन एटम में से निकलकर फ्री रीजन में आ जाते हैं, नंबर डेंसिटी बढ़ जाती है। जितना हाई टेम्परेचर होता है इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। जब इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है तो हमें करंट की रीडिंग ज्यादा मिलने लगती है, और जब करंट की रीडिंग ज्यादा मिलने लगती है तो रेजिस्टेंस कहते हैं कम हो गई है। तो ये थर्मिस्टर में होता है। और थर्मिस्टर जो होता है वो एक सेमी कंडक्टर मटीरियल होता है, जो आपके कोर्स में नहीं है इसलिए ज्यादा लंबी नहीं करना चाह रहा। तो ये बेटा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी आपके सामने आ गया, 4 बातें हो गई। जल्दी से जनाब 5वीं बात के ऊपर आ जाइए। सर 5वीं बात है ओम्स लॉ के ग्राफ, जिसको हम लोग कहते हैं, ओम्स लॉ तो सबको ही आता है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, पर असल बात है ओम्स लॉ के ग्राफ। इन ग्राफ को हम लोग यूजुअली कहते हैं करंट वोल्टेज करेक्टरिस्टिक। करंट वोल्टेज करेक्टरिस्टिक। करंट वोल्टेज करेक्टरिस्टिक में आपको स्पेशली ये 4 ग्राफ जरूर याद करना चाहिए। ग्राफ नंबर 1, अगर आप करंट और वोल्टेज का ग्राफ बना रहे हैं फॉर मेटल कंडक्टर या फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा,
तो जब टेम्परेचर चेंज नहीं होता तो ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर आप फिलामेंट लैंप के लिए ग्राफ बना रहे हैं तो आपको पता है जो फिलामेंट लैंप होता है सर वो गर्म हो जाता है। करंट पास कराओगे फिलामेंट लैंप गर्म हो जाएगा। जब फिलामेंट लैंप गर्म हो जाता है उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। सर जब उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है तो जो करंट का ग्राफ होता है, वोल्टेज का करंट का ग्राफ, सर वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनता बल्कि वो कर्व बनता है। और एक ऐसा कर्व बनता है जो बेंड हो रहा होता है करंट से। कर्व बेंड अवे, कर्व बेंड हो रहा है दूसरी तरफ, कर्व बेंड अवे फ्रॉम करंट। करंट वाली एक्सिस से, करंट वाली एक्सिस से जो कर्व है वो दूर बेंड हो रहा होता है। इट इज अ कर्व फॉर फिलामेंट लैंप। लेकिन इसी फिलामेंट लैंप के कंपैरेटिवली हम आपको एक और ग्राफ दिखाना चाहेंगे, और ये ग्राफ जो होगा ये थर्मिस्टर के लिए होगा। सर थर्मिस्टर का बिहेवियर अभी हमने आपको बताया कि फिलामेंट लैंप से मुख्तलिफ है, और जब फिलामेंट लैंप से मुख्तलिफ है तो सर इसका जो ग्राफ होता है वो हमेशा करंट की तरफ बेंड हो जाता है। करंट की तरफ बेंड हो जाता है। तो मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहा, रिकॉर्डिंग करके आपको दे रहा हूं। तो इट इज अ ग्राफ फॉर थर्मिस्टर। थर्मिस्टर में जो कर्व होगा वो हमेशा करंट वाली एक्सिस की तरफ बेंड हो जाएगा। मैंने कहा था 4 ग्राफ आपने याद करना है। तो जो चौथा ग्राफ है सर, ये चौथा ग्राफ डायोड का ग्राफ होता है। चौथा ग्राफ डायोड का ग्राफ होता है। डायोड में पहली बात तो ये जहन में रखिएगा कि डायोड में एक सर्टेन वोल्टेज तक करंट फ्लो करता ही नहीं है। आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो बट नो करंट, वोल्टेज बढ़ा रहे हो बट नो करंट। लेकिन उसके बाद फिर करंट बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन उसके बाद फिर करंट बढ़ना शुरू हो जाता है। मतलब ये कि करंट और वोल्टेज का बिहेवियर ओम्स लॉ वाला नहीं है। अप टू अ सर्टेन वोल्टेज नो करंट, लेकिन जब वोल्टेज वाला क्रॉस कर लेते हैं पोटेंशियल बैरियर तो फिर करंट बढ़ना इंक्रीज हो जाता है। अच्छा याद रखिएगा कि अगर अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो, ओरिजिन से पास कर रहा हो, तो उसका ग्रेडियंट रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं इस वाले ग्राफ में कि अब ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो बट ये ओम्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा। अब अगर मैं आपसे कहूंगी भाई इसका ग्रेडियंट निकालें तो रेजिस्टेंस होगी, जी नहीं। सर ग्रेडियंट उस वक्त रेजिस्टेंस होती है जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास हो रहा। ओरिजिन से पास नहीं हो रहा तो अगर आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो भाई ग्रेडियंट से रेजिस्टेंस नहीं आएगी, बल्कि आपको जो वोल्टेज दिया हुआ हो उस वोल्टेज से आप करंट की वैल्यू उठाओगे और उन दोनों का रेशो कर लोगे। जो भी वोल्टेज दिया हुआ हो उस वोल्टेज से करंट की वैल्यू उठाओगे और उस वोल्टेज से, करंट और वोल्टेज से आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लोगे। तो आप हैरान रह जाओगे देख के कि स्ट्रेट लाइन होने के बावजूद, स्ट्रेट लाइन होने के बावजूद रेजिस्टेंस डिफरेंट आएगी। रेजिस्टेंस डिफरेंट आएगी। वो कैलकुलेट करके आप निकाल सकेंगे कि कम हो गई है या ज्यादा हो गई है। लेकिन आप नोट कीजिएगा कि रेजिस्टेंस जो होती है वो डिक्रीज हो रही होती है। वैसे हमें तो याद है, लेकिन आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा रेजिस्टेंस विल नॉट रिमेन कांस्टेंट। तो ये बेटा टोटल 4 ग्राफ है। बेटा जकी हम तेजी के साथ रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम अभी अपने क्वेश्चन शुरू नहीं करें बल्कि पूरी करंट इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी फार्मूलाज हैं उन फार्मूलाज को तेजी के साथ रिवीजन करते हुए जा रहे हैं। तो ये बड़ा ग्राफ कंप्लीट हो गए। इन ग्राफ को कंप्लीट करने के बाद, ग्राफ को कंप्लीट करने के बाद शुरू हो जाता है वो पोर्शन, बल्कि एक और चीज रह गई, इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर, देखिए जो इलेक्ट्रिकल पावर है सर, इलेक्ट्रिकल पावर होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम। सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो ये भी करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको पता होगा कि वोल्टेज होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सर चार्ज डिवाइड हो रहा है, डिवाइड वाला चार्ज वहां रखे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वोल्टेज इंटू चार्ज इट इज इक्वल टू वर्क, और यही वर्क एनर्जी के बराबर है। तो ये फॉर्मूला भी आपकी फिजिक्स में बे इंतहा यूज होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज। इलेक्ट्रिकल एनर्जी
इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज। और अगर यही चार्ज और वोल्टेज का प्रोडक्ट मैं पावर के फार्मूले में लाके रख दूं, तो आप देखिएगा ये वोल्टेज है, ये क्यू है, ये टाइम है, और एक तरह से हमने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया कि क्यू अपॉन टाइम, सर क्यू अपॉन टाइम होता है करंट, तो वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। तो फॉर्मूला शीट आप बनाते जा रहे हो, फॉर्मूले जो जो आते जा रहे हैं, तो फॉर्मूला शीट यहाँ पे भी नोट कर लीजिएगा कि इलेक्ट्रिकल पावर वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट होती है। सम टाइम वी आर नॉट गिवन वोल्टेज, सर अगर वोल्टेज गिवन नहीं हो तो V की जगह आई आर लगा दें। जब आप V की जगह आई आर लगा देते हो तो इलेक्ट्रिकल पावर का एक और फॉर्मूला बन जाता है, दैट इज आई स्क्वायर आर। और सम टाइम ऐसा होता है कि करंट गिवन नहीं होता, सर अगर करंट गिवन ना हो तो करंट की जगह लगा दे V अपॉन आर, और अब आप करंट की जगह V अपॉन आर लगाओगे तो फॉर्मूला बन जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर। तो इलेक्ट्रिकल पावर एनर्जी अपॉन टाइम, इलेक्ट्रिकल पावर करंट वोल्टेज का प्रोडक्ट आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर अपॉन आर। सर कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है, तो ये चीज भी अभी हम आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि अगर सीरीज सर्किट है, सीरीज सर्किट में सब जगह करंट सेम चल रहा होता है, पैरेलल सर्किट, बल्कि अभी हम सर्किट में जा रहे हैं तो आपको वहां पे ये वाली बात और एक्सप्लेन कर देते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। आपको पता है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स जब हम डिस्कस करते हैं तो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, या तो सर्किट सीरीज होता है या सर्किट पैरेलल होता है, या सर्किट सीरीज होता है या सर्किट पैरेलल होता है। सर सीरीज को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, सर सीरीज को आइडेंटिफाई करने के लिए देयर इज ओनली वन पाथ टू द फ्लो ऑफ करंट, देयर इज ओनली वन पाथ टू द फ्लो ऑफ करंट। लेकिन अगर पैरेलल की बात करें तो पैरेलल सर्किट में देयर आर मेनी पाथ्स टू द फ्लो ऑफ करंट। करंट के बहुत सारे रास्ते होना पैरेलल, करंट का एक रास्ता होना सीरीज। अच्छा, जब सीरीज सर्किट होता है तो सीरीज सर्किट में सब जगह करंट की वैल्यू सेम होती है, सीरीज सर्किट में सब जगह करंट की वैल्यू सेम होती है। जब पैरेलल की बात करते हैं तो पैरेलल में सब जगह वोल्टेज की वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सेम होती है। सीरीज में करंट सेम होता है लेकिन वोल्टेज, सर वोल्टेज फॉर एग्जांपल दो रेजिस्टर हैं तो दोनों में वोल्टेज डिवाइड हो गया होता है। फॉर एग्जांपल दो रेजिस्टर है, दोनों में डिवाइड हो चुका होता है, ठीक है। और डिवाइड होने की वजह से ही सीरीज सर्किट का एक दूसरा नाम है पोटेंशियल डिवाइडर। पोटेंशियल बोलते हैं वोल्टेज को, क्योंकि इसमें वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, इसलिए इट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिवाइडर। क्या मतलब, फॉर एग्जांपल ये दो रेजिस्टर है, ये रेजिस्टर नंबर 1 है, ये रेजिस्टर नंबर 2 है, इन दोनों रेजिस्टर्स के आपने सीरीज में कनेक्शन बना दिया है। अब इसमें R1 का वोल्टेज V1 होगा, R2 का वोल्टेज V2 होगा, और टोटल वोल्टेज भी है। तो वोल्टेज दोनों में डिवाइड हो गया होता है, और जब डिवाइड होता है तो इट इज पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्मूला। और पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्मूले में जब कभी वोल्टेज कैलकुलेट करना हो तो वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इनटू टोटल वोल्टेज। टोटल वोल्टेज की शेयरिंग हो रही होती है। इसी तरह आप V2 निकाल सकते हैं, मैं लिख के टाइम नहीं पास करूंगा। अच्छा, दूसरी तरफ आ जाए पैरेलल में। सर पैरेलल में सबके ऊपर वोल्टेज सेम होता है, पर सर करंट सब में डिवाइड हो गया होता है। टोटल करंट जो बैटरी से आ रहा होता है, सर वो करंट सब में डिवाइड हो गया होता है, ठीक है। इसीलिए पैरेलल सर्किट का दूसरा नाम है करंट डिवाइडर फॉर्मूला। करंट डिवाइडर का भी फॉर्मूला होता है, लेकिन आपके यहाँ एक्सेल में मैंने देखा नहीं कि इसको जरूरत पड़े लिखने की, इसलिए करंट डिवाइडर फॉर्मूला मैं आपको नहीं बता रहा। टोटल करंट सर सब में डिवाइड हो जाता है। अच्छा, अब अगर आखिरी बात करें, बिल्कुल लास्ट बात कर रहे हैं कि पैरेलल में जितने रेजिस्टर लगे हुए उन सारे रेजिस्टर की अगर आपको कंबाइंड रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना हो, टोटल
रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो पैरेलल में जो टोटल रेजिस्टेंस होती है, पैरेलल में जो टोटल रेजिस्टेंस होती है उसके लिए फॉर्मूला होता है R1 R2 का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। और अगर सीरीज की बात करें तो सीरीज में सर टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2। सीरीज में R1 प्लस R2 और पैरेलल में R1 R2 का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। और बहुत सारे टीचर इसको एक दूसरे तरीके से भी कराते हैं और दूसरा तरीका होता है 1/R1 प्लस 1/R2 इज इक्वल टू 1/R। तो वो सब कुछ भी अपनी जगह सही है। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो सीरीज पैरेलल भी हम लोगों ने देख लिया और जब सीरीज पैरेलल को कंप्लीट कर चुके, सीरीज पैरेलल को कंप्लीट कर चुके तो सीरीज पैरेलल कंप्लीट करने के बाद अब हम थोड़ा सा और आगे चलना चाहते हैं। जरा एक मिनट रुकिएगा, मैं जहां पढ़ा रहा हूं मैंने अपनी जरा जगह चेंज की है। अच्छा बेटा, और आगे चलते तो कहते हैं जनाब सीरीज पैरेलल सर्किट के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास होता है किरशॉफ लॉ। अच्छा, नाम किरशॉफ लॉ सुन के पता चलता है पता नहीं क्या क्या मुश्किल बातें या मुश्किल टर्म यूज कर रहे हैं, वरना इतनी सी बात है। बल्कि पढ़ लें, नाम से ही पढ़ लें, हेडिंग दीजिएगा किरशॉफ लॉ। किरशॉफ के दो लॉज हैं, एक का नाम है किरशॉफ करंट लॉ और एक का नाम है किरशॉफ वोल्टेज। जो किरशॉफ का करंट लॉ है ये हमेशा किसी जंक्शन पे लगता है, अभी जंक्शन का मतलब बताना है। और करंट का जो वोल्टेज लॉ है ये हमेशा लूप पे लगता है। लूप का मतलब ये भी आपको बताता हूं। चलिए जनाब, पहले जंक्शन की बात कर लें। जंक्शन कहते हैं कोई भी ऐसा पॉइंट जहां पर दो से ज्यादा करंट की ब्रांचेस बन रही हो, दो या दो से ज्यादा, जहां करंट की दो या दो से ज्यादा ब्रांचेस बन रही है, मैंने तीन ब्रांचेस बना दी जानबूझ के, तो जहां करंट की ब्रांचेस निकल रही हो इट इज कॉल्ड जंक्शन। ठीक है ना। अच्छा, अब इस जंक्शन में फॉर एग्जांपल सर यहां से करंट आ रहा है और यहां से करंट तीन रास्तों में डिवाइड हो गया, देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड जंक्शन। इस जंक्शन पर जो करंट आ रहा है इट इज इनकमिंग करंट और जो करंट यहां से आगे जा रहा है इट इज आउट गोइंग करंट। तो किरशॉफ लॉ ये है कि सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउट गोइंग करंट। किसी भी जंक्शन पर जितना करंट इनकमिंग होता है उतना ही करंट आउट गोइंग होता है। अब लैंग्वेज मुश्किल मैंने यूज की है, वरना अगर देखा जाए तो बिल्कुल यही बात अभी अभी हमने ऊपर आपको यहां समझाई है कि पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाता है। जब करंट डिवाइड होगा तो आने वाला करंट ही, जाहिर सी बात है ब्रांचेस में डिवाइड हुआ है तो आने वाला करंट इज इक्वल टू सम ऑफ जाने वाले करंट। अच्छा, इसी तरह आ जाइए वोल्टेज लॉ के अंदर, किरचॉफ के सेकंड लॉ की तरफ। सर किरचॉफ का सेकंड लॉ ये कहता है कि फॉर एग्जांपल ये एक बैटरी है, इस बैटरी के साथ ये रेजिस्टर्स लगे हुए हैं और ये जो रेजिस्टर्स लगे हुए हैं इन रेजिस्टर्स के साथ फॉर एग्जांपल बैटरी की अपनी भी इंटरनल रेजिस्टेंस है। इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब अभी मैं आपको बताऊंगा। ये पहला लोड है, ये बेटा दूसरा लोड है, इसकी ईएमएफ को बेटा मैंने ई कह दिया। ठीक है जी। पूरे सर्किट में क्योंकि करंट का एक ही रास्ता मुझे नजर आ रहा है तो करंट को बेटा मैंने आई कह दिया। तो किरचॉफ का लॉ ये कहता है कि जितने भी सेल्स लगे हुए होंगे उसकी ईएमएफ, इसमें तो एक ही सेल लगा हुआ है तो उस एक सेल की ईएमएफ इज इक्वल टू सम ऑफ पीडी। सम ऑफ पीडी
पी डी आर वन का आई आर वन, पी डी आर टू का आई आर टू, पी डी इंटरनल रेजिस्टेंस का दैट इज आई आर। तो ये भी अगर देखा जाए तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 वाली बात है कि फॉर एग्जांपल ये टोटल वोल्टेज है, ये V1, ये V2, ये V3, तीनों को सम करूंगा तो उसके बराबर आएगा। लेकिन जरा किरचॉफ की लैंग्वेज में सुन लें कि क्लोज लूप में लेफ्ट साइड पे लिखते हैं ईएमएफ, ईएमएफ हमेशा सोर्स से जनरेट होती है। राइट हैंड पे लिखते हैं पीडी, पीडी हमेशा लोड्स के ऊपर कंज्यूम होता है। सोर्स एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इट इज ईएमएफ, लोड एनर्जी कंज्यूम करता है, दैट इज पीडी। कहना ये चाह रहा हूं कि ईएमएफ का मतलब एनर्जी की प्रोडक्शन है और पीडी का मतलब एनर्जी की कंजम्पशन है। बस आपको एक हल्का सा रिवीजन देना था, ये वाली बात भी हमने आपको रिवीजन के तौर पे कह दी है। और अब एक आखिरी टॉपिक पे हम जाना चाह रहे हैं और इस आखिरी टॉपिक का नाम है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। सर इसमें क्या होने वाला है? भाई इसमें होने वाला ये है कि आपको इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल और फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल रेजिस्टर लगा देंगे। वेरिएबल रेजिस्टर होगा, इसकी रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे और अब रेजिस्टेंस चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस चेंज करने से इस सर्किट में करंट में भी वेरिएशन आएगी, इस सर्किट में वोल्टेज में भी वेरिएशन आएगी। तो जब वेरिएशन आएगी उस वेरिएशन को लेकर ये बेटा एम मीटर है, ये वोल्ट मीटर है, एम मीटर वोल्ट मीटर की रीडिंग आप लोग लेंगे और आप देखिएगा ये इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, ईएमएफ इज इक्वल टू आई आर प्लस आई आर। ये देखा जाए तो ये ऊपर वाली शक्ल को इक्वेशन को मैंने दोबारा लिख दिया, देन E इज इक्वल टू V प्लस आई आर। सर करना क्या चाह रहे हैं? भाई करना ये चाह रहा हूं कि अगर मैं आपसे बोलूं कि इसमें से V को सब्जेक्ट बनाइएगा, बेटा V को सब्जेक्ट बनाए, V को सब्जेक्ट बनाए। जब आप V को सब्जेक्ट बना लोगे तो प्लस का आई आर सर वहां जाके बन जाएगा माइनस का आई आर। आई आर को मैंने जरा थोड़ा उल्टा करके लिखा है। सर वजह बताएं। भाई वजह ये है कि इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अभी मैंने आपको करंट और वोल्टेज के जो ग्राफ पढ़ाए उन ग्राफ के अंदर आपने नोट किया कि जो ग्राफ होते हैं अभी भी करंट वोल्टेज के, बेटा मैंने 4 ग्राफ आपको दिखाए, ग्राफ नीचे से ऊपर जा रहा होता है। लेकिन जब कभी भी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल का कोई क्वेश्चन होगा तो आप देखिएगा कि जो ग्राफ होगा ना वो ऊपर से नीचे आ रहा होगा, ऊपर से नीचे आ रहा होगा। सर अब ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो सर इसके अंदर क्या हो रहा है? तो गौर से देखिएगा। कहते हैं वाई एक्सिस के ऊपर सर आपने वोल्टेज रखा हुआ है, सही बात है। एक्स एक्सिस के ऊपर आपने करंट रखा हुआ है, देख ले, एक्स एक्सिस पे करंट है, वाई एक्सिस पे वोल्टेज है। इस वाले ग्राफ का सर जो वाई इंटरसेप्ट होता है इट इज ईएमएफ ऑफ सेल, इट इज ईएमएफ ऑफ सेल। और इस ग्राफ का जो नेगेटिव ग्रेडियंट होता है इट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो ये वाली बात को बेटा कहीं लिख लीजिए कि इस तरह के ग्राफ में जो y इंटरसेप्ट होता है इट इज ईएमएफ ऑफ सेल और इस ग्राफ का जो नेगेटिव ग्रेडियंट होता है, नेगेटिव ग्रेडियंट, ये आपको बता देगा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। वो आपसे कहेगा कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, तो आप इस ग्राफ का कैलकुलेट करोगे ग्रेडियंट। वो कहेगा कैलकुलेट ईएमएफ, तो सर हम लोग इसका कैलकुलेट करेंगे वाई इंटरसेप्ट, हम लोग इसका कैलकुलेट करेंगे वाई इंटरसेप्ट। तो मेरे ख्याल में एडएक्सल फिजिक्स में यूनिट 2 में करंट इलेक्ट्रिसिटी को लेकर जितनी बातें एग्जामिनर आपसे पूछता है उसको मैंने इस क्लास के अंदर तेजी के साथ एक रिवीजन करके एक फॉर्मूला शीट बना दी है। ये फॉर्मूला शीट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ये वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन यहां से मैं इस वीडियो को स्टॉप करूंगा क्योंकि इसके बाद फिर वो रेगुलर क्वेश्चन की तरफ मैं जा रहा हूं, अलबत्ता इसको मैं बंद कर रहा हूं।